जब माँ की मृत्यु हुई थी मैं अभी बहुत छोटी थी, गुड़िया से ही खेला करती थी। तब मुझे मौत के बारे में पता नहीं था। मुझे इतना याद है कि माँ को दुल्हन बनाकर अर्थी पर लिटाया गया था और जब वो मुझसे दूर हो गई तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा सांस रोक दिया हो। मेरे आसपास सब लोग रोते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैं बस बैठकर उनका चेहरा देख रही थी और माँ को तलाश कर रही थी। शायद मेरे अंदर का दुख शब्दों में पिरोना नहीं जानती थी। मेरी चाची ने तभी मुझे गोद में लिया। उनके हाथ बड़े सख्त थे, उनकी गोद में ममता नहीं थी जैसे माँ की होती है। फिर धीरे धीरे वह गोद भी दूर हो गई। कुछ महीने के बाद वो मुझसे अलग हो गई। माँ की याद आती तो कहती रोना बंद करो, वो वापस नहीं आएगी। मैं चुप हो जाती। मेरी माँ के बाद अगर किसी की बात मेरे दिल में उतरती थी तो वो मेरे पापा की थी। उनके गोद में बैठकर मैं कभी कभार हंस लेती थी, कभी रो लेती थी। वो मेरे लिए आराम की आखिरी उम्मीद थे, लेकिन वे भी नौकरी के हाथों मजबूर थे। उन्होंने कहा तुम चाची के पास ही रह लो, मुझे अकेले नए शहर में बड़ी मुश्किल होगी। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिला दिया। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सांस खींच ली हो, जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोझ बन गई थी जो बस इधर से उधर धकेली जा रही थी। पहली बार मैंने खुद पर कोई जिम्मेदारी महसूस किया। चाची का घर मेरे लिए कभी घर नहीं था, वह बस एक छत थी जिसके नीचे सांस लेना सीख रही थी। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा होता था, उससे भी ज़्यादा उनके शब्द कड़वे और तीखे थे जो मेरे दिल में तीर की तरह लगते थे। उनके जाने के बाद मेरे हिस्से में ये दुख आया था। मेरे पापा जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करते मैं चाहती थी कि दिल खोल कर उनसे कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन वे कहते बेटा सब ठीक है ना, चाची तेरा ख्याल रखती है ना। मैं कह देती पापा सब ठीक है, क्योंकि मैं उनकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती थी। वैसे भी अपने काम में उलझे होते और उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी थकान को देख सकती थी। घर में मेरी आवाज़ गुम हो गई थी, काम ज़्यादा था। कोई मेहमान आता, चाची मेरे बारे में मेहमानों से कुछ अलग अंदाज में बातें करती, जैसे मैं कोई उन पर बोझ हूँ, जैसे निभाना उन पर इल्ज़ाम है। हमारे जेठ की लड़की है, माँ के बगैर पड़ी है, हमने पाला है। और जब मेहमान चले जाते वो मुझे अलग से बातें सुनाती। मेरी माँ चली गई, तुम्हें हमने पाला, एहसान मानो। मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखा करती थी, अपनी आंखों को जो अक्सर भीगी रहती, अपने चेहरों को जो कभी मेकअप नहीं जानते थे। मुझे याद है एक बार किसी रिश्तेदार ने कहा इतनी सावली है किसको पसंद आएगी। चाची ने भी जोर से हंसकर कहा बस कोई अंधा ही होगा तभी कोई बात बनेगी। ये बातें मेरे लिए खंजर की तरह चुभते थे। मैंने आईने से दोस्ती खत्म कर दी, गुड़िया के बाल संवारने छोड़ दिए, सपने देखने बंद कर दिए। मेरी दुनिया वही थी जो चाची ने मेरे लिए चुनी थी। चाची के बच्चों को शाम को ट्यूशन जाना होता, मैं घर पर सफाई कर रही होती। जब मैंने कहा कि मुझे भी ट्यूशन जाना है तो चाची गुस्से से कहती तुम्हारे लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं ट्यूशन में बर्बाद करने के लिए, और तुम्हें घर की घरदारी भी तो सीखनी होगी, और स्कूल में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, बस घर में ही काम चोरी दिखाती हो। तब मैंने अपने अंदर चुपचाप एक और रूप देखा, अपनी इच्छा को दफन करना। एक दिन पापा आए कुछ दिन के लिए, मैं खुश हुई थी, बहुत खुश। मगर जब उनसे लिपटने की कोशिश की चाची ने टोका बड़ी हो गई हो, तमीज़ सीखो। मैं पीछे हट गई। पापा ने सिर्फ मेरी आंखों में देखा, शायद वह समझ गए थे या शायद नहीं। वह चुप रहे। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई। मेरी सहेलियों ने कहा था कि बाप सबसे बड़ा बेटी का रक्षक होता है। मेरे लिए सिर्फ चुप्पी बची थी, वही जो अंदर तक छा गई थी। मैं चाहती थी कोई मुझसे पूछे तुम क्या चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रात को जब सब सो जाते मैं एक कोने में छुपकर अपनी डायरी लिखा करती। छोटे छोटे शब्द जैसे आज बारिश हुई मैं भीग ना सकी, क्या मैं कभी किसी के पसंद बन सकती हूँ। ये शब्द मेरे आस पास थे, मेरी दुनिया के बीच में। एक दिन चाची ने वह डायरी पढ़ ली, कहा कितनी फैमिली बातें करती हो, चुप रहो वरना लोगों को लगेगा हमने तुम्हें बिगाड़ा है। उस दिन डायरी भी छिन गई, मैं और चुप हो गई। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरी चुप्पी एक दिन किसी का ध्यान मेरी तरफ लाएगी। मुझे बस ये मालूम था माँ का साया ना होना सिर्फ एक कमी नहीं, एक जंग के बराबर है जो रोज लड़ी जाती है, अकेले और बगैर हथियार के। जब कोई त्यौहार आता मेरे कजन कपड़े जूते चप्पल सब कुछ पहनते थे, मेरे लिए हमेशा कुछ भी नया नहीं होता। जब मैं चाची से पूछती, नजरें नीचे किए हुए, एक आधी इच्छा दिल में छुपाए, तो वह गुस्से से जवाब देती मैं तुम्हारी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकती। आदत डाल लो जैसे मेरी माँ की मौत मेरी गलती थी, जैसे मेरी चाहतों पर मेरा कोई अधिकार ना हो बल्कि सजा हो। पापा जो भी मेरे लिए भेजते, पैसे गिफ्ट, वह सब मेरी चाची अपने बच्चों में रख लेती, उनके अपने बच्चों पर खर्च करती। और जब मैं कुछ मांगती वह गुस्से भरे शब्दों में कहती तुझे रखा हुआ है, घर में खाना पानी सब मुफ्त में ही तो तोड़ रही है,
अब क्या तुझे महारानी बनाकर रखूं? मनहूस कहीं कि उनका ये शब्द मेरे कानों में ऐसे गूंजता जैसे गर्म लोहा। मेरे कपड़े अक्सर फटे या किसी के उतरे हुए मिलते थे, कभी चाची की बेटियों के छोटे हो चुके होते उतरन। एक बार जब मैंने उन कपड़ों में से एक कमीज पहनने से मना कर दिया जिस पर एक बड़ा सा दाग था, तो उन्होंने मेरा हाथ झटक कर कहा, एहसान मान दगाबाज लड़की, जो मिला है उसे पहन, तेरी औकात यही है। फिर वो दिन आया जब चाची मुझे एक शादी के पार्टी में ले गई। दुल्हन उनकी दूर की रिश्तेदार थी। उन्होंने घर के सब बच्चों के लिए अच्छे डिजाइनर कपड़े निकाले। हर तरफ बहुत ही शोर मचा हुआ था। सबके चेहरों पर चमक थी, सबकी आंखों में खुशी। पर मैं पुराने बेजान कपड़ों में लिपटी हुई जैसे किसी और जमाने की औरत हूँ। शादी में जाने से पहले मैंने आईने में खुद को देखा। मेरे कमीज का रंग धुंधला पड़ चुका था, दुपट्टा भी जगह जगह से अजीब छेद हो रहे थे। चप्पल तो उस दिन के चमक दमक में जैसे रो रही हो। मैं आंखें बंद करके माँ के खुशबू वाले दुपट्टे को याद किया। वह दुपट्टा कभी मेरे लिए गिफ्ट का साया थी। मैंने अपने हाथों को देखा जिन पर मेहंदी नहीं थी। दिल चाहा काश कोई मुझे भी एक छोटा सा चूड़ियों का सेट ला दे। मैं शादी हॉल में पहुंची। रोशनियों का सैलाब आंखों को और चमका रहा था। हर तरफ हंसी मजाक हो रहे थे। मैं बीच में एक धुंधला सा कपड़ा पहने सबकी नज़र मेरे कपड़ों और बालों पर, मेरे चेहरे पर रुक जाती और फिर जल्दी से आगे बढ़ जाती, जैसे किसी पुरानी चीज़ को देखकर नज़र हटा ली जाती है। मेरा सर झुक जाता था और दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। एक औरत ने मेरे पास आकर मेरी चाची से पूछा, ये कौन है? चाची ने मुस्कुराकर कहा, जेठ की लड़की है, माँ के बगैर पल रही है। इस लड़की को नए कपड़े पहनने की आदत नहीं। मैंने वह शब्द सुने, मगर जैसे वह जिस पर नहीं आत्मा पर लगे हो, ये एक ताना बन चुका था। मैं एक कोने में जाकर बैठ गई। सबकी नज़रें मुझे चुभती हुई महसूस हुई, खासकर उन लड़कियों की जो खूबसूरत कपड़े पहने मेहंदी से सजे हाथों के साथ ठहाके लगा रही थी। उनकी बातें, उनकी ठहाके, उनकी नज़रें, सब जैसे एक साथ मुझे याद दिलाने आई हूँ कि मैं उनमें से नहीं, मैं एक अलग इंसानों में रहने वाली हूँ। वो लड़कियाँ एक दूसरे को देखकर हंस रही थी, कभी कभार मेरी तरफ देखकर कुछ धीरे से बातें करती। एक लड़की ने तो साफ कहा, किसी की मेहमान लगती है, जैसे काम वाली हो, और सब हंस पड़े। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने पलके झुकाए, सर नीचे कर लिया। मैंने सीख लिया था कि आंखों में आंसू ना आने देना ये ताकत है, वरना कमज़ोर कहलाओगी। कुछ देर बाद चाची मेरे पास आई और मुझे डांट कर उठाया, जैसे मैं वहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। बोली, चलो जाकर पानी पिला दो मेहमानों को, वैसे भी हाथ पाँव ठीक हैं। मैंने मना नहीं किया, ना कुछ कहा, बस चुप से उठकर पानी की तरफ बढ़ गई। मेरे कदमों के साथ अंदर की खुददारी भी टूटती जा रही थी। शादी के फंक्शन में जहाँ लड़कियाँ सजती संवरती, मेरे लिए वहाँ एक और परीक्षा शुरू हुआ था। उस सारे भीड़ में जहाँ ठहाके लगाए जा रहे थे, वहाँ मैं अकेली थी। मैंने दिल में बस एक इच्छा की, काश माँ होती, बस एक दिन के लिए, बस एक पल को मुझे अपने बाहों में लेकर कहती, मेरी बेटी तू सबसे प्यारी है। लेकिन वह पल नहीं आया, ना वह आवाज़ आई, बस वह दबकर कहीं रह गई। मैं पुराने कपड़ों में नई दुल्हनों के बीच में दिल में एक गहरी चुप्पी लिए थी। वहाँ नाच गाने और ठहाकों की आवाज़, सब कुछ मेरे आसपास था, लेकिन मेरे लिए जैसे सब कुछ दर्द था। मैं कोने में बैठी अपनी उंगलियों को घुमा रही थी, जैसे उन्हीं में कोई चीज़ तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। नज़रें नीचे थी, दिल भारी और सांस बोझल हो। उसी पल अचानक दिल ने कुछ महसूस किया, एक नज़र जो मुझे छू गई थी। मैंने धीरे से सर उठाया और वहाँ रोशनियों के बीच एक लड़का खड़ा था। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर थी। वह नज़र नरम थी, शायद वह नज़र बेचैन भी थी, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वह कुछ समझना चाह रहा हो जो मैं कह नहीं सकती थी। लड़का बहुत हैंडसम था, हल्की दाढ़ी, साफ सुथरा चेहरा, आंखों में गंभीर था। उन मेहमानों में से नहीं लग रहा था जो सिर्फ दिखावा करने आते हैं। चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी मेरे लिए। मैंने घबरा कर नजरें झुका ली, दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बार किसी की नज़र ने मुझे यूं चौंकाया था, जैसे किसी ने मेरे अंदर की चुप्पी को सुन लिया हो। मेरे दिल ने अजीब सा महसूस किया। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, वहाँ मेहंदी नहीं थी, न जेवर, बस चुप्पी और काम की थकान निशान थे। मैंने अपने होंठ को देखा, जो उस महफिल के रंगों में कहीं गुम था, लेकिन फिर भी वो नज़र जैसे सिर्फ उस महफिल से अलग होकर मेरे ऊपर उठे थे और मेरे दिल तक पहुंची थी। चाची मेरे पास आई, मेरा गर्दन झुका देखकर मुझे घूरा। कुछ काम कर लो, तुम बस बैठने आई हो। उनकी आवाज़ में वही गुस्सा था जो मैं रोज़ सुनती आ रही थी, लेकिन आज कुछ और भी था, जो उनकी डांट का भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे कानों में अभी भी वो चुप्पी गूंज रही थी। चाची ने मुझे चीख कर उठाया और सामने मेज पर प्लेट ठीक करने को कहा। मैंने नज़रें नीचे की और वहाँ काम करना शुरू किया, लेकिन दिल में तूफान मचा हुआ था, जैसे किसी ने बरसों बाद मेरे होने की गवाही दी हो। जैसे मैं उस भीड़ में सिर्फ एक साया नहीं, मैंने चोरी चोरी दोबारा देखा।
वह अभी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सवाल था। शायद मेरे ऐसे हुलिया को देखकर वह अंदाज़ा लगाना चाह रहा था मैं कौन हूँ, कोई नौकरानी या कोई बिन बुलाई मेहमान या कोई ऐसी जो इस महफिल में बस ज़रूरत के हिसाब से लाई गई हूँ। लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कोई दुश्मनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसे हमदर्दी हो रही थी, ऐसी परेशानी जो वो बोल नहीं सकता था। मेहमानों ने आकर उसे नमस्ते किया और धीरे से मुस्कुरा दिया। पता चला वह शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आदमी का सीईओ था, दुल्हन के घर वालों के किसी दोस्त में से था और उस शादी समारोह का सबसे स्पेशल आदमी था और कारोबार में ईमानदार भी है। लेकिन मैं कुछ नहीं सुन रही थी, मैं तो बस एक पल अपने आप को संभाल रही थी। जब उसकी आंखों ने मेरी चुप्पी को देखा था, मैं दिल में कुछ अजीब महसूस कर रही थी। ना ये खुशी थी, ना कोई हलचल, एक ऐसा असर था जो किसी ने मेरे अंदर छोड़ दिया था, बगैर कुछ कहे, बगैर छुए। मैंने खुद से कहा शायद वही पल होते हैं जिन्हें कहानियों में पहली नज़र का असर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार था। किसी ने मुझे ऐसे देखा था जैसे मैं सिर्फ कोई मजबूरी नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि एक इंसान हूँ। मेरे अंदर भी एहसास है। मैंने कई बार नज़रें चुरा चुरा कर इधर उधर देखा, कभी बात कर रहा होता, कभी चुपचाप बैठा होता, लेकिन हर बार मेरी आंखों में उसकी वह पहली नज़र चुभ गई थी, एक नज़र जो सीधे मेरे दिल पर लगी थी। जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, चाची बार बार उस शादी की बुराइयां कर रही थी, जैसे उनके अलावा वहाँ सारे बेवकूफ़ थे। लेकिन मेरे कान तो कहीं और थे। मैं चुप थी, लेकिन दिल बेआवाज़ बातें कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर जाकर रोशनियों की लड़ी पीछे छूट रही थी, मगर एक नज़र मेरे साथ चल रही थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर का आईना साफ कर दिया हो और मैं पहली बार अपने आप को खुद की नज़र से देखने लगी थी। शायद मैं सिर्फ पुराने कपड़ों वाली एक सादी सी लड़की नहीं थी, शायद मैं भी किसी की नज़र में कुछ कहने के काबिल थी। शायद चुप्पी बोलती है अगर कोई उसे सुनने वाला हो तो। 2 दिन बीत चुके थे, मगर उस शाम की एक एक तस्वीर मेरे अंदर जैसे जमकर रह गई थी। वह नज़र, वह पल, वह चुप्पी, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। चाची ने उस दिन मुझे काम में उलझाए रखा, सफाई, बर्तन समेटना, धोना। मेरे हाथ चलते रहे, मगर दिमाग कहीं और था। एक अधूरा सवाल अंदर ही अंदर पल रहा था, क्या वह नज़र बस एक इत्तेफाक थी या उसके पीछे कोई और भी था। उस दिन कॉलेज से निकलकर मैं सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रही थी। मौसम ठंडा था, सूरज डूबने वाला था। मेरे कंधे में ब्रेक लगे थे और सर में एक अजीब सा दर्द था। सारा दिन चुप्पी से पढ़ाई की थी, किसी से ज़्यादा बातें नहीं की। दिल अजीब सा बेकरार था, जैसे कुछ होने वाला हो। और फिर सड़क के किनारे एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, साफ सुथरी काले रंग की, जिसके शीशे काले थे। दिल जैसे एक पल को रुक गया। मैंने आंखें सीधी करके देखा, वही लड़का, वही चेहरा, वही गाड़ी। उसने धीरे से अपने काले शीशे को नीचे किया, हाथ बाहर निकाला। जब मैं और पास गई, चेहरा वही जिसने पहली बार मुझे अपनी तरफ ध्यान दिलवाया था। मुझे नमस्ते किया, उसकी आवाज़ नरम थी। नज़र ज़मीन में गाड़े यहाँ से पैदल जा रही थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसकी आवाज़ सुन रही थी, लेकिन मैं चुप रही। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी, इसलिए नहीं कि मैं डर रही थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। ना ही मुझ पर कोई दबाव डाल रहा था। सिर्फ एक बात कही, वो भी प्यार से और बड़ी इज्जत से बोल रहा था। मैंने नज़रें ऊपर की और उसकी निगाहें मुझ पर दोबारा ठहर गई। उसकी आंखों में कोई विनती नहीं थी, बस एक चुप्पी सा सवाल था और एक नरम जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मेरे अंदर की जंजीर अभी टूटने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने मना किया, मुझे नहीं जाना। मैं धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाने लगी। वह पीछे नहीं आया, कुछ नहीं बोला, बस वहीं खड़ा रहा। मगर मैं जानती थी मेरी चुप्पी ने उस तक बात पहुंचा दी थी। घर वापस आकर चाची ने वही सवाल पूछे जो हर दिन पूछा करती थी, कहाँ थी, देर क्यों हुई, आवारा फिर रही होगी। मैंने कुछ नहीं कहा, अपने कमरे में चली गई। दिल जैसे धीरे धीरे धड़क रहा था। किसी ने इस व्यवहार को महसूस कर लिया था जो मुझे कभी नहीं मिली थी। रात को जब सब सो चुके थे, मैंने अपनी डायरी निकाली जो अभी किसी पुराने कपड़े के नीचे छुपाई थी। मैंने लिखा, आज फिर वो मिला। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझसे पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मना किया। मगर दिल में जैसे किसी ने एक दर्द खोल दिया हो। दूर कहीं रोशनी तो नहीं, लेकिन उम्मीद जरूर आई। उस रात मुझे सारी रात बेचैनी से नींद नहीं आई, लेकिन सोने के बाद टूटे फूटे सपने में भी वही चेहरा, वही आवाज़ गूंजती रही। अगले दिन मैंने खुद से वादा किया, मैं अपनी चुप्पी को समझूंगी। इस बार अगर कुछ कहना हुआ तो कहूंगी, मगर अभी के लिए वह एक पल काफ़ी था। जब किसी ने मेरी चुप्पी को सुना था, उसने ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। ये पल पहला था जब मुझे लगा शायद कोई है जो मेरी चुप्पी को भी शब्दों जितना वजन देता है। शायद यही शुरुआत थी जिसे किस्मत चुप्पी से लिखती है। मैं बिना कुछ कहे उस पल का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह मामूली के हिसाब से शुरू हुई, लेकिन दिल में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कुछ बदल रहा हो।
कॉलेज जाते टाइम मैंने आईने में खुद को देखा। वही सादा कपड़ा, वही बंदे, वही चुप्पी जो अब मेरी पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज चुप्पी में एक हल्का सा शोर था, जैसे दिल में कुछ हिलने लगा हो, जैसे जज्बात लंबी नींद से अंगड़ाई ले रही हो। कॉलेज के बाहर वही सड़क, वही पेड़, वही हल्की धूप, वही गाड़ी, बिल्कुल वैसी जैसे कल थी। इस बार वह बाहर नहीं निकला, बस गाड़ी का शीशा नीचे किया और ड्राइवर की सीट से वही चेहरा नजर आया। कुछ देर तक चुप से मुझे देखता रहा, फिर नजरें झुकाए रखा। ऐसा लग रहा था मेरे लिए ये कोई सुरक्षित जगह हो। लेकिन फिर उसने कुछ आगे बढ़ाया। वह शायद पैसे थे। मैंने वह पैकेट पकड़ लिए, उसके साथ एक कागज भी था और एक नोट। मेरे कदम वहीं रुक गए, हाथ खुद बखुद आगे बढ़े। मैंने वो पैकेट पकड़ लिए, बगैर कुछ कहे, बगैर नज़र मिलाए। उसने भी कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सर हिलाया, जैसे धन्यवाद कहना चाहता हो। शायद समझ गया हो। कॉलेज के अंदर जाते ही मेरी सांस उखड़ गई। मैंने जल्दी से वॉशरूम के अंदर गई और दरवाज़ा बंद किया और जेब से लिफाफा निकाला। उस छोटे से कागज़ पर लिखा था, तुम्हारी चुप्पी मुझे परेशान करती है। शब्द बहुत कम थे, मगर उसका वजन दिल पर बहुत ज़्यादा था। देर तक वह नोट देखती रही, जैसे किसी ने मेरे दिल के पर्दे उखाड़ कर रख दिए हों। ये शब्द निकला हो, मेरी चुप्पी को जिस सबने कमज़ोर कहा, लाचार कहा, वह किसी के लिए परेशानी बन रही थी, जैसे किसी को उस चुप्पी का दर्द महसूस हो रहा हो। सारा दिन मेरी उंगलियां उस नोट को बार बार छूती रही। मैंने किसी से बात नहीं की, जैसे दिल के अंदर चलने वाली ये आवाज़ बाहर आना चाहती हो। लेकिन दिल की धड़कन अब वैसी नहीं थी। वो पहले से तेज हो गई थी, बेचैनी में लिपटी हुई थी, लेकिन किसी हद तक खुश भी थी। अगले कई दिन तक वही नजर आया था। कभी गाड़ी में बैठा, कभी पेड़ के साए तले खड़ा, लेकिन वह आगे बढ़ा, न कोई सवाल किया। बस वह सामने रहता, जैसे उसकी चुप्पी मेरी चुप्पी से बिल्कुल मिलती जुलती हो। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे वक्त दे रहा हो, मेरी मर्जी, मेरा भरोसा जीतना चाहता हो। लड़कों की उस भीड़ चाल से वो बिल्कुल अलग था, जो आवाज़ करते हों, जो शब्दों में जहर छुपाते हों, जो निगाहों से इज्जत छीन लेते हों। वह चुप था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी हिफाजत थी, जैसे उसने वादा किया हो कि तुम जब चाहे, जैसे चाहो बात करो, मैं बस सुनने के लिए यहाँ हूँ। कभी कभी मैं खुद को उसे देखते हुए पकड़ लेती, दिल में अनजाना दर्द उठ जाता, फिर उम्मीद से दिल भर जाती। मैंने दोबारा उस नोट को पढ़ा, तुम्हारी चुप्पी मुझे परेशान करती है। मेरे दिल ने पहली बार मेरे हक में कोई आवाज़ उठाई थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, सिर्फ चुप्पी नहीं, तुम महसूस भी कर सकती हो, तुम सुनने लायक हो, चाहे बोले बगैर। चाची को अभी कुछ मालूम नहीं था, उनका ध्यान बस अपनी दुनिया और अपनी औलाद पर थी। मेरी जिंदगी, मेरे जज्बात उनके लिए कोई मतलब नहीं रखते थे। लेकिन अब मैं जानती थी, कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी है जो मेरी चुप्पी के पेज पलटने लगा है। मैंने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, किसी ने मेरी चुप्पी को पहली बार आवाज़ दी है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन सब कुछ कह देता है। मैं अभी चुप हूँ, मगर मेरी धड़कनें बात करने लगी है। उसी रात सोते हुए मैंने अपने तकिए के नीचे वह लिफाफा रख दिया, जैसे कोई ताबीज हो, कोई राज की चाबी हो, कोई प्रार्थना सुन ली गई हो। मैं नहीं जानती थी आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानती थी, ये चुप्पी अब पहले जैसी नहीं रही। अब उस उम्मीद का एक बीज बोया जा चुका है। दिल की जमीन पहली बार सींचने के लिए तैयार होने लगी है। वह लिफाफा, कुछ पल तो उस सब की याद मेरे दिल को धड़काता रहता। मैंने लिफाफा को अपने नोटबुक में छुपा लिया, जिसे दिल के सबसे सुरक्षित जगह पर रख दी हो। वह लिफाफा मेरी याद थी, मेरा एहसास का एक छोटा सा सबूत था। मैं उसको बार बार पढ़ती, चूमती, मुस्कुराती, फिर जल्दी से बंद करके किताबों में छुपा देती, जैसे कुछ चोरी कर रही हूँ, जैसे अपनी सांसें भी छुपानी हो। उस दिन चाची को किसी चीज़ की तलाश थी। वह कमरा दराज हर कोना ढूंढ रही थी। मेरी किताबों का ढेर उनकी नज़र में आ गया। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। पन्ने पलटती रही, फिर वो पन्ना खुल गया, वही जिसमें लिफाफा छुपाया हुआ था। एक छोटा सा कागज़, जिस पर सादा शब्दों में लिखा था, तुम्हारी चुप्पी मुझे परेशान करती है। चाची के चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में वही पुरानी नफरत दिखी। उन्होंने लिफाफा निकाला, उस कार्ड को देखा और एक झटके से नोटबुक मेरे सामने फेंक दी। वह चीख रही थी। मैंने चुप्पी से नज़रें झुका ली। क्या तेरे माँ बाप ने ये दिन दिखाने के लिए तुझे पैदा किया था? घर बैठकर बदनामी के बीज बो रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे होंठ कांपने लगे थे, लेकिन जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। बेशरम लड़की, कॉलेज जाकर ये सब गुल खिला रही है। तेरे जैसी बिन माँ की बच्ची, रोटी कपड़ा दे रहे हैं और सर छुपाने की जगह है और पढ़ने लिखने का छूट है, तो इसका मतलब खुल्लम खुल्ला तू आस्की चला रही है। तू इन सब का एहसान नहीं मानती। फिर हाथ उठाकर मेरे गाल पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। चोट लगी तो मैं पीछे हट गई, लेकिन वह रुकी नहीं, थप्पड़ों की बरसात करती रही। ये मेरे जिस्म पर नहीं, दिल पर लग रही थी। अपने बाप का नाम डुबोएगी, हमने पाल पोस कर यही सिखाया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आंसू भी उनके गुस्से को कम नहीं कर सके थे। मुझे बालों से पकड़ा, जमीन पर धक्का दिया।
मैं संभल ना सकी, घुटने के बल गिर गई। हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे बिल्कुल बंद हो चुका था। वह लिफाफा जो कभी एक चमक था, अब जैसे किसी आग में जलने लगा था। थप्पड़ के निशान 2 दिन में मिट गए, लेकिन दिल पर लगे जख्म वहीं के वहीं अंदर एक घुटन बन गई थी। जैसे हर सांस में शर्मिंदगी घुल गई हो, जैसे हर धड़कन जुर्म बन गई हो। उस रात खाने की मेज पर कोई बात नहीं हुई। चाची ने अपने बच्चों को खाना दिया, मुझे कहा आज भूखी रहो। बेशरम लड़की, ये भी जरूरी है। मैंने भूख महसूस नहीं की, जैसे दिल से सब कुछ महसूस करने से मना कर दिया था। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई। ना रोया ना कुछ सोचा, बस लिफाफा मेरे सामने पड़ा था। मैंने उसे हाथ में लिया, आंखों के पास लाई और पहली बार दिल से नफरत महसूस की, खुद से, किस्मत से। एक एहसास मुझे थोड़ी देर के लिए चुप होने दिया था। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की, मगर हाथ रुक गए। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अगर किसी का ध्यान मेरे लिए गलत है तो शायद ये दुनिया ही ठीक नहीं, लेकिन मैं भी जानती हूँ और नज़र वह सब झूठ नहीं था। मैंने लिफाफा किताब में वापस रखा और दिल में कहा, अब मेरी चुप्पी सिर्फ मजबूरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी। मैं नहीं जानती थी आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय हो गई थी, जो तूफान आज आया था उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ने की, कुछ जगाने की कोशिश की थी। और शायद वह पल था जिसके बाद मैं शायद टूट जाती। मार खाने के बाद न सिर्फ जिस्म थक गया था, बल्कि आत्मा भी चोरी हो गई थी। मेरी आंखों के आगे काला रंग छाने लगा था और दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, बेशरम लड़की, अपने बाप का नाम डुबोएगी। अगले दिन कॉलेज जाने के वक्त मैंने किताबों को हाथ भी नहीं लिया। दिल में हिम्मत ना रही, ऐसा लगता था अब कुछ पढ़ने का, कुछ हासिल करने का हक नहीं रहा। जैसे मेरे सपनों पर किसी ने ताला लगा दिया हो और कुंजी फेंक दी हो। चाची मेरे चेहरे की सूजी हुई आंखों पर एक नज़र डाला, फिर कहा, अच्छा है, घर में रहो, कम से कम कोई नया तमाशा नहीं बनेगा। और मैंने कुछ ना कहा। अब दुनिया सच में मेरे लिए छोटी हो गई थी। सिर्फ एक कमरा, मेरी चुप्पी, वही दीवार जो रोज गवाह बनती थी मेरी टूटी हुई इच्छाओं की। अब रोजाना सुबह चाची की बेटी कॉलेज जाती, तैयार होती, हंसती खेलती। मैं चुप से सिर्फ घर के कामों में अपने आप को मगन कर लिया था। लेकिन अगले दिन जैसे वक्त ने पलटकर मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा था। दोपहर के बाद चाची किसी रिश्तेदार के घर गई थी। मैं किचन में थी जब दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मेरा दिल धड़का। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने वही लड़का था, वही लड़का जिसकी नज़रें मेरे दिल में हलचल मचा गई थी। हाथ में थामा हुआ लिफाफा मेरी तन्हाई की गवाही बनता था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ मेरे पिता खड़े थे। मेरे पापा, मुझे लगा जैसे ज़मीन हिलने लगी हो। पापा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में सवाल था जिसका जवाब शायद वह खुद ही दे चुके थे। बेटा, ये तुम्हारा हाथ मांगने आया है। ये तुमसे शादी करना चाहता है और मैं तुमसे बिन पूछे फैसला नहीं कर सकता। मेरी आंखों से एक गर्म आंसू निकलकर मेरे दुपट्टे को भिगा गए थे। उसी हैरानी, शायद बरसों का दबा हुआ दुख, जब किसी ने पहली बार मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह लड़का जिसने कभी मेरे हुस्न से नहीं, ना ही शब्दों से, उसने मेरे अंदर चुप्पी के राज को पहचाना और फिर स्वीकार किया। आज वो मेरे लिए खड़ा था और मेरे पिता से मेरा हाथ मांग रहा था। वह पिता जिन्हें मैं हमेशा अपने से दूर समझती थी, आज वो मेरे सर पर हाथ रखकर खड़े थे। चाची उस टाइम जैसे आंधी तूफान की तरह वापस आई थी। उन्हें जैसे ये खबर हो चुकी थी। दरवाजे पर सबको देखकर वह भड़क उठी थी। ये क्या हो रहा है? रिश्ता, वह भी इस मनहूस के लिए? परिवार में और कोई बचा नहीं? उन्होंने बातें शुरू की जैसे जहर बरसा रही हो। जुबान से वह चीखी चिल्लाई, पूरे मोहल्ले को सुनाया, रिश्तेदारों को बुलाया, बहुत भीड़ लगाया। लेकिन पापा आज चुप थे। उन्हें सबकी बातें सुनी और मजबूत शब्दों में कहा, मेरी बेटी अब चुप नहीं रहेगी, उसका फैसला मैं सुनाऊंगा। और पिता का ये शब्द मेरे लिए जिंदगी का ऐलान था। मैंने पहली बार खुद को किसी की बेटी महसूस किया था। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ बोझ नहीं, बल्कि किसी की इज्जत, किसी का मान सम्मान। चाची ने कहा, ऐसा क्या देखा उसने इस गूंगी लड़की में? वह लड़का आगे बढ़ा, पहली बार बोला, गूंगी नहीं, ये चुप है और उस चुप्पी में दर्द है, सच्चाई है। मुझे उसी की तलाश थी। कमरे में बिल्कुल चुप्पी छा गई। पापा ने मेरी तरफ देखा, बेटा तुम क्या चाहती हो? मैंने आंखों में आंसू लिए सिर्फ सर हिला दिया। पहली बार हाँ में सिर हिलाया। उस पल मुझे लगा जैसे अंदर की कैद टूट चुकी हो, जैसे मैं एक नई जिंदगी के चौखट पर खड़ी हूँ, जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जाएगी और मेरे फैसले को अहमियत दी जाएगी। चीखें पीछे रह गई, लोगों की बातें पीछे रह गई। आगे बस एक रोशनी थी जिसमें सिर्फ वह लड़का मेरा साथ देने आया था। बल्कि मेरे पिता ने मेरा हाथ थाम कर कहा, अब ये सफ़र तुम्हारा है और मैं अब चुप नहीं रहूँगा। हमारी शादी मंदिर में करवा दी गई थी। कुछ आशीर्वाद और कन्यादान के बाद मुझे घर से विदा कर दिया गया था। मैं दुल्हन बनी, लेकिन वह पल मेरे लिए किसी सपने की तरह नहीं था, जैसे अक्सर लड़कियां अपने सपने में बचपन से सोचती हैं।
मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। मेरे कपड़े महंगे नहीं थे, जेवर नहीं थे, मेकअप नहीं था, बल्कि साधारण लग रही थी। जब मैं आईने के सामने बैठी थी तो अपनी आंखों में एक चुप्पी देखी, वही चुप्पी जो बरसों से मेरे साथ थी। आज दुल्हन बनने के बाद मेरा दिल अभी भी उस पुराने दुपट्टे में लिपटा हुआ था जिसे मैंने उस शादी में पहना था। यहाँ पहली बार उमेश की नज़रें मुझे महसूस हुई थी। विदाई के टाइम चाची का चेहरा पीला पड़ गया था। वह चुप थी, लेकिन उनकी नज़रें बोल रही थी, जैसे कह रही हो, देख लो, आखिर वही लड़की जिसे कुत्ता तक नहीं पूछता एक अमीर आदमी की दुल्हन बन बैठी है। न जाने उस लड़के को क्या हुआ था जो इस लड़की को पसंद कर बैठा। शादी में मेरी लड़की भी तो इतनी खूबसूरत लग रही थी, न जाने उसकी आंख फूटी थी जो मेरी लड़की को पसंद नहीं किया। सारे रिश्तेदार भी आ गए, मगर हर कोई जैसे मेरे बीते हुए कल को जानने या खुशी देने नहीं। उनकी नज़रें अब भी वही थी, चिढ़ती हुई, तौलती हुई, अंदाजा लगाती हुई। कुछ ने धीरे से कहा, देखो, दुल्हन ने ना कोई मेकअप किया है। कुछ ने कहा, मोहब्बत की शादी है इसलिए इतनी चुप है। किसी ने ये ना सोचा ये शादी मेरे लिए इनकलाब थी। वह पल था जब पहली बार मैंने अपनी मर्जी से कोई फैसला किया था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में वे शब्द चुप थे। वह रातें जब चाची की बातों से दिल दुखता था, वह दिन जब मुझे त्योहार पर कोई कपड़ा नहीं मिलता था, जब मेरे सपनों को दबाया गया था, वह सब एक एक करके आज दिल में जिंदा हो गए थे। पति चुप था पर बहुत प्यारा था। उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन जब मैं विदाई के बाद उसके साथ गाड़ी में बैठी, उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें किसी से कुछ भी साबित नहीं करना, जो तुम हो वही काफ़ी है। ये शब्द शायद सबसे बड़ी तसल्ली थी, मगर मैं जानती थी दिल को तसल्ली से ज़्यादा वक्त चाहिए। शादी के बाद हम एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए। वह जगह इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उमेश के प्यार से भरी हुई थी। शायद इसलिए कि यहाँ जख्म नहीं थे, सिर्फ मकान थे। उमेश ने हर चीज़ खुद सजा रखा था, छोटी छोटी चीज़ें, कमरे के पर्दे, अलमारी, मेरे कपड़ों के लिए अलग जगह, और बेड के साइड टेबल पर एक छोटा सा फ्रेम जिसमें एक सफ़ेद कागज में लिखा हुआ था, ये ज़िंदगी अब तुम्हारी मर्जी से चलेगी। मैंने उस फ्रेम को बड़ी गौर से देखा। मेरे दिल के अंदर कुछ ठंडक होने लगी थी, जैसे बरसों की अकड़, तकलीफ, दर्द सब पिघलने लगा हो। लेकिन वह पल जो दिल में चिपके थे वे अभी भी सांसों के साथ आ जाते थे। रात को जब मैं अकेली बिस्तर पर लेटी थी, उमेश दूसरे कमरे में था ताकि मुझे आराम मिले। मैं छत को तकती रही। रोशनी धीमी जल रही थी, लेकिन यादें तेज थी। मुझे वह दिन याद आया जब चाची ने मेरी गोद में नोटबुक फेंकी थी। उस पल मैंने डर कर नोट फाड़ने का सोचा था। वह सुबह जब मैं कॉलेज नहीं गई थी, वह शाम जब दरवाजे पर पापा खड़े थे मेरी रजामंदी पूछने के लिए। ये सब यादें एक एक करके मेरे दिल के ऊपर चलती गई, जैसे कोई पुराना दर्द दोबारा जिंदा हो रहा हो। मैंने आंखें बंद की, दिल से पूछा, क्या अब सब कुछ ठीक है? दिल ने धीरे से जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन अब रास्ता खुला है। शादी चाहे कितनी भी साधारण तरीके से हुई थी, मेरे लिए ये पल एक नई कहानी की शुरुआत थी। अभी तो वो बीते हुए कल की सारी तकलीफ मेरे अंदर थी, लेकिन उनके साथ एक और जज्बा आ गया था, उम्मीद। वह चीज़ जो एक नए जोड़े को अच्छी उम्मीद की तरफ ले जा सकती है। मैं सो गई, दिल में इतनी रोशनी लेकर जितने पहले कभी नसीब नहीं हुई थी। शादी के बाद जिंदगी जैसे एक नए डोर की तरफ मुड़ गई थी, वह डोर जिसका मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मेरे अंदर एक अजनबी सी चुप्पी अब भी थी, लेकिन अब उसके साथ साथ एक नरम सी हलचल थी, जैसे अंदर कोई दरिया फिर से बहना चाहता हो, जैसे किसी सोए हुए जज्बे ने आंख खोली हो। शुरू के दिन अजीब थे। मैं हर चीज़ को शक्की नज़रों से देखती थी, हर मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ ढूंढती थी, हर चुप्पी को किसी तूफान का आने का डर समझती थी। लेकिन मेरा पति मेरी ज़िंदगी के लिए फरिश्ता साबित हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी में ऐसा सुकून था जो शब्दों से बढ़कर था। एक सुबह नाश्ता करते हुए उसने एक फाइल मेरे सामने रखी। मैंने हैरानी से उसे देखा। ये क्या है? मैंने दबे शब्दों में पूछा। तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म। मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ पढ़ो जो तुमने छोड़ दिया था। मेरी आंखें जैसे किसी अंधियारे से रोशनी में आ गई, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती थी, पर उसने नरमी से मेरा शब्द पूरा होने से पहले ही कहा, तुम्हारी पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी। तुम सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हो, तुम अपने लिए भी जी सकती हो। ये सब था जो शायद मैं बरसों से सुनना चाहती थी। वो परमिशन दे रहा था, वो मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस कर रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची, मेरे साथ रास्ते में था। हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन हर पल दिल के अंदर एक नया एहसास महसूस होता रहा। वो मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे चल रहा हो, मेरे कदमों की ताकत बनकर मेरे साथ चल रहा था। कॉलेज की बिल्डिंग वही थी, वही दीवारें, वही क्लासरूम, वही टीचर, लेकिन अब मैं वह नहीं थी जो बरसों पहले एक कोने में बैठकर खुद से बातें करती थी। अब मेरे अंदर हिचकिचाहट कम, हौसला कुछ ज़्यादा हो गया था। और जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म जमा करवाकर बाहर निकली, वह वहीं खड़ा था, जैसे वह इसी पल के इंतजार में हो। कैसा लगा तुम्हें? उसने पूछा।
मैंने पहली बार अपने होंठ खोलकर कहा, अजीब पर अच्छा। वह वापसी पर रास्ते में कुछ देर एक चाय के होटल पर रुका। मैंने गर्म चाय का पहला घूंट लिया। महसूस किया कुछ टूट रहा है। शायद दीवार जो मेरे अंदर बरसों से खड़ी थी, जिसने मुझे दुनिया से दूर रखा था, अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। उसने कभी मेरे अंदर झांकने की जबरदस्ती कोशिश नहीं की। वह अक्सर कहता, मैं तुम्हारी राह में चलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कहने पर चलना। तुम्हारी राह तुम्हारी अपनी राह है। कॉलेज के दिन दोबारा शुरू हो गए। अब पढ़ाई में सब कुछ नया महसूस हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को उस माहौल में वापस पाया। अब मैं किसी कोने में छुपी नहीं रहती थी। अब मैं क्लास में सवाल भी करती थी, जवाब भी देती थी। एक दिन कॉलेज में एक सीनियर लड़की मेरे पास आई। कहने लगी, तुम में एक अजीब सी खुददारी है। पहले दिन लगा था तुम चुप चुप रहोगी, लेकिन अब लगता है तुम्हारी चुप्पी बोलती है। मैंने मुस्कुराया। पहली बार दिल से कहा, ये चुप्पी अब मेरी ताकत है। घर आकर मैंने उस दिन पति से कहा, पता है आज मुझे लगा मैं खुद से दोबारा मिल रही हूँ। उसने जवाब दिया, मैं तो तुम्हें वहीं ले जाना चाहता था जहाँ से तुम भटक गई थी। हर दिन एक नई खुशबू लेकर आता था। अभी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ने का सुकून। अब मैंने सपना देखना सीख लिया था, और सबसे बड़ी बात ये थी, अब उन सपनों को पूरा करने के लिए मेरे साथ कोई था जो न सिर्फ चलता था बल्कि मेरी रफ्तार का भी ख्याल रखता था। एक दिन उसने कहा, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा लगा जैसे तुम्हारी आंखों में कई कहानियां छुपी है, बस कोई सुने तो सही। फिर मैंने कहा, जब तुमने कहा था तुम्हारी चुप्पी मुझे परेशान करती है, तब मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी चुप्पी भी किसी के दिल में आवाज़ बन सकती है। हम दोनों चुप हो गए, लेकिन उस चुप्पी में जो बातें थी वह सब थे कहीं ज़्यादा गहराई रखती थी। अब मैं सिर्फ दुल्हन नहीं थी, सिर्फ किसी की बेटी या बहू नहीं थी। अब मैं खुद से जुड़ी हुई एक लड़की थी जो अपना रास्ता खुद चुनती थी, जो कभी चुप रहती थी, लेकिन अब उस चुप्पी में अब एक नए हौसले जन्म ले रहे थे। कमरे में धूप छन कर आ रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में एक किताब थी, लेकिन आंखें कहीं और थी। बाहर आसमान पर एक परिंदा पर फैलाए उड़ रहा था। मुझे अपने अंदर वही पुरानी चुप्पी महसूस होने लगी थी, मगर अब वह चुप्पी वैसी नहीं थी जैसे पहले होती थी। अब उसमें वजन कम था, कोई दुख नहीं था, बस सुकून था। मैंने सोचा, कितनी दूर आ गई हूँ। वह लड़की जो हर बात पर चुप हो जाती थी, जिसके आंसू तकिए में डूब जाते थे, आज वह अपनी हर सांस को महसूस करती है। ना किसी से परमिशन मांगती है, ना खुद को किसी का बोझ समझती है। दरवाजा धीरे से खुला। उमेश अंदर आया। हाथ में 2 कप चाय था, हमेशा की तरह मेरे लिए अलग से चीनी वाले चाय। मेरी हर पसंद का वो ख्याल रखता था। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे बदल दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में गंभीरता दिखाई दे रही थी। जब तुम्हें देखा था ऐसे लगा जैसे तुम बोलती नहीं होगी, इसलिए मैंने कुछ समझाया नहीं, लेकिन तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी थी कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं चुप रही। शायद इसी चुप्पी में वह सब हुआ था जिसे वह अब शब्दों में डाल रहा था। तुमने बर्दाश्त किया वह सब जो किसी के लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। ताने सुने, रिश्तेदारों के हाथों जख्मी हुई, और अपनी माँ की कमी में पलकर जवान हुई, और फिर भी किसी से कुछ ना कहा। वो मेरे सामने बैठ गया, हाथ मेरे हाथ पर रखे। लेकिन फिर एक दिन तुमने बोलना सीखा। तुम अपने आप को पहचान गई और खुद से दोस्ती कर ली। मेरे दिल में जैसे किसी ने एक घंटी सी बजाई। चुप्पी, मगर मैंने अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाई। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये धन्यवाद के आंसू थे। मैंने उसके तरफ देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम अपनी दोस्त बनो, खुद से दोस्ती कर लो। मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन मैंने सर हिला दिया, जैसे दिल से स्वीकार कर लिया हो। तुमने मुझे वो नज़र दी जिससे इंसान किसी को अंदर से देख सकता है। पहले मैं समझता था मोहब्बत शब्दों से की जाती है, लेकिन तुमने सिखाया कि चुप्पी में जो ताकत है वो गवाही बन सकती है। हम दोनों काफ़ी देर चुप रहे। चुप्पी अब बोझ नहीं थी। 2 लोग एक कमरे में थे। वह कमरा किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। पापा मुझे दोबारा मिलने आए थे। उन्होंने बताया चाची की बेटी लता की शादी हो गई है। उस लड़के ने मुंह खोलकर दहेज मांगा है और चाची ने भर भर कर दहेज दिया है। 1 महीने के बाद वो मायके में आकर बैठी है और उसका पति उसे डिवोर्स देना चाहता है, और वह भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। ये आप किसी को भी कम ना समझे। कब उसकी किस्मत जाग जाए। भगवान भी बैठे सब कुछ देख रहे होते हैं। उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन उठती जरूर है। चाची और उनकी बेटी अपने ही समस्याओं में उलझे रहेंगे। उनको अपने पिछले जिंदगी में कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। इसमें भगवान ऐसे उलझा देता है कि वो पीछे मुड़कर देख ही नहीं सकता। अब वो अपने समस्याओं से निपटेगी या पीछे जाकर उन सभी चीज़ों को ठीक करेगी जो वो बुरा कर्म करके बैठी है। इसलिए आसपास जो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई भी रिश्ता हो, उससे सोच समझकर हैंडल करे। किसी को उसके रंग रूप की या उसके माँ बाप के मरने की कभी ताना ना देना चाहिए। मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में है,
वह हर इंसान के मौत को तय करता है, हर इंसान की ज़िंदगी को भी तय करता है। इसमें इंसानों का कोई रोल नहीं होता। हर इंसान को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।